बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास सेकंड ईयर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, और उसमें हमारा टॉपिक है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम क्वांटिटी है एनर्जी की जो कि रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में गैसियस एटम की, ठीक है, आइसोलेटेड मीन सेपरेट, गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट में वैलेंस शेल में से जितने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम, वो कम से कम क्वांटिटी। अब देखिए, हमने यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों लिखा है? अगर एटम होंगे सॉलिड स्टेट में या पास तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चलेगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमने कौन सा एटम लेना है? आइसोलेटेड मतलब सेपरेट किया हुआ गैसियस एटम लेना है, ना कि मॉलिक्यूल लेना है और ना ही सॉलिड फॉर्म में लेने हैं। ठीक है, और उनकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब जिस तरह से अगर हम देखें, सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो तीसरा आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन है ये आखिरी शेल में से निकल जाता है, सोडियम पे +1 चार्ज आ जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको IE से रिप्रेजेंट करेंगे, वैल्यू होगी जी +496 किलो जूल पर मोल। अब प्लस का साइन क्या शो कर रहा है कि रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा जी, उसके बाद है कि अगर आपके पास यहाँ पे तो हमने देखा था वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वैलेंस शेल में 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मोर देन 1 आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है। जिस तरह से सेकंड पॉइंट है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल मोर देन 1 वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी पॉसिबल। इसकी एग्जांपल लेंगे हम मैग्नीशियम। ठीक है, अगर हम देखें मैग्नीशियम को तो इसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, सोडियम का 11 था, मैग्नीशियम का 12 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर कितने हैं? 2। अब क्या होगा? सबसे पहले आएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये न्यूट्रल एटम में से होगी। ठीक है, अब इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 738 किलो जूल पर मोल। अब ये हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 है और 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वैलेंस शेल में Mg+1 के अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वैलेंस शेल खत्म हो जाएगा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनी पॉजिटिव आयन, ये इस पे +1 चार्ज है ना, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि यूनी पॉजिटिव आयन से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होगी, वो क्या कहलाएगी? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? जो कि डाईवेलेंट केटाइन से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होगी। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 है और 1 है। ठीक है, अब ये यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? +2। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और इसकी वैल्यू होगी 1451 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमने देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है अलोंग द पीरियड एंड इन द ग्रुप। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन इन ग्रुप में किस तरह से वेरी करती है। ये है ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, अच्छा जी, अब जो फैक्टर हैं वो 3 इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। सबसे पहले है न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद है साइज ऑफ एटम और नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर हम देखें डाउन द ग्रुप जाएं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है साइज ऑफ एटम। अगर आपको याद हो कल और उससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम भी इंक्रीज करता है। ठीक है, साइज भी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब दोनों फैक्टर इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट आ गया शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, पोटाशियम की ले लेते हैं या सोडियम की ले लेते हैं। ये आ गया जी न्यूक्लियस,
ये आ गया जी हमारे पास न्यूक्लियस। ये है पहला शेल। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पहले शेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये है दूसरा शेल, इसमें है जी 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। ये है तीसरा शेल, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर है 11 प्रोटॉन। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाए, किस वजह से? इन अंदर वाले फर्स्ट और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये क्या कहलाएगा? शील्डिंग इफेक्ट। के डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी वजह से ये शील्ड कर दें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किसके साथ? इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। इसको क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस वैलेंस शेल पे कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे हमने लिखी हुई है शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन। अब वो डेफिनेशन क्या है? द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस and the outermost electron due to the presence of intervening electron is called shielding effect। अब जरा देखें, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, ठीक है, लेकिन साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़े, ठीक है। साथ में क्या हुआ? साइज भी बढ़ा, साइज भी हमने कहा इंक्रीज हुआ, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम हो गई। तो ये सारे फैक्टर मिलके क्या कर देंगे? ये सारे फैक्टर मिलके आयोनाइजेशन एनर्जी को कम कर देंगे। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये तो था जी आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। अब अगर हम देखें तो ये है, मैंने लिखा फर्स्ट ए ग्रुप। इसमें क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम। अब सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। और लिथियम में से सबसे मुश्किल है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इस ग्रुप में, ठीक है, ग्रेटर होगी। समझ आ गई है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे जी अलोंग द पीरियड इसका क्या ट्रेंड है, वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड क्या होगा। वही 3 फैक्टर होंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी, साइज ऑफ एटम भी और शील्डिंग इफेक्ट भी। अगर हम देखें अलोंग द पीरियड दाएं से बाएं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है। साइज ऑफ एटम आपको पता है डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड होते हैं और कोई शेल का इजाफा नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज करता है या सेम रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहे हैं। अब ये सारे फैक्टर मिलके क्या कर देते हैं? न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा कर देते हैं। जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड है ये इंक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी अलोंग द पीरियड। किस वजह से? न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, साइज ऑफ एटम डिक्रीज हुआ, साइज कम होने से न्यूक्लियस का होल्ड इन शेल पे ज्यादा हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज करेगा। ये सारे फैक्टर मिलके क्या कर देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे अलोंग द पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दाएं से बाएं मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा। और सबसे मुश्किल है जी 8वें ग्रुप में। 8वें ग्रुप में क्यों सबसे मुश्किल है? इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं। कंप्लीट हैं तो उनको हम तोड़ेंगे तो वो डिस्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे, और एटम की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, डिस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते, ठीक है। अब हमने इसकी एग्जांपल एक ली है, ये मैंने एक चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर को शो करेगा। सबसे पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, और सबसे ज्यादा किसकी है? हीलियम की। मैंने आपको क्या बताया कि 8वें ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल क्या है? कंप्लीट है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है। उसके बाद सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट ए ग्रुप की, ठीक है।
ये देखें लिथियम और सोडियम दोनों बॉटम में है। अगर आप देखोगे ये ऊपर वाले टॉप, तो वहां पे आएंगे 8वें ग्रुप के मेंबर, जिसमें क्या है, हीलियम है, यहाँ नियॉन आ गया, यहाँ आर्गॉन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। वैसे भी अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन का होल्ड, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जबकि डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करेगी और इनको निकालना, जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। ये बीच में बाकी के जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, उनके मेंबर आएंगे। ये था जी हमारा आज का लेक्चर आयोनाइजेशन एनर्जी से रेलिवेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।